नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कल दोपहर से लेकर और अब तक लगातार एक के बाद एक चौंकाने और डराने वाली खबरें निकलकर सामने आ रही है। पहले खबर यह आती है कि हमारे जो जवान नक्सलियों की मांग में उनका खात्मा करने के लिए पहुंचे थे, उनकी नक्सलियों के साथ, माओवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। उसके बाद धीरे धीरे जो खबरें निकलकर सामने आती है वो डराती है, चौंकाती है। देर रात तक जो आंकड़ा आता है कि 18 जवान हमारे मिसिंग हैं और 3 वो शहीद भी मिसिंग हैं जिनकी शहादत की जानकारी मिली थी। ऐसे 21 जवानों के मिसिंग होने की जानकारी मिलती है तो दिल दहल जाता है कि अब आधी रात पे उन्हें कैसे खोजा जाएगा। पूरी रात निकलती है, सुबह से फिर सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और आज सुबह यह चौंकाने वाला खुलासा होता है। यह बड़ी अपडेट निकलकर सामने आती है कि हमने हमारे 22 जवानों को खो दिया और फिर अभी एक और जवान के लापता होने की भी जानकारी मिल जाती है। एक के बाद एक ये अपडेट्स ये भी बता रखे हैं कि कई माओवादी भी ढेर हुए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुठभेड़ पर यह भी निकलकर सामने आता है कि बैठकें भी हो रही हैं। बैठकों के बाद किस तरह से अब आगे की स्ट्रेटेजी होगी उस पर भी मंथन हो रहा है। जवानों के हालचाल जानने के लिए, जो घायल जवान हैं उनके हालचाल जानने के लिए अधिकारी और राजनीतिक जनप्रतिनिधि पहुंच भी रखे हैं। लेकिन इन सब से इतर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह से कैसे हमारे 22 जवान आज हमारे बीच नहीं रखे। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं जो दिल्ली से मिल रही है। अमित शाह लौट रखे हैं दिल्ली। बीजापुर नक्सली हमले के चलते वो वापस दिल्ली लौट रखे हैं। नक्सलियों से निपटने की रणनीति बनाई जाएगी। असम में चुनावी कैंपेन अमित शाह कर रखे थे और चुनावी कैंपेन को बीच में छोड़कर वो वापस दिल्ली लौट रखे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लगातार केंद्र सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। लगातार गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत भी कर रखे हैं, हर अपडेट ले रखे हैं और किस तरह से अब आगे इसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाए इसको लेकर अब वे वापस दिल्ली पहुंचने के बाद एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। ये भी इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। तो जब इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं तब फिर कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इसी बीच अगर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसमें आ जाएं तो फिर मन सोचने पर मजबूर हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में शहीद जवानों को शहादत देने के साथ उन्होंने इस सवाल को भी खड़ा कर दिया कि आखिर इतना बड़ा मामला प्रदेश में हो गया और मुख्यमंत्री यहां पर क्यों नहीं है। तब फिर सवाल खड़ा होता है कि ऐसे समय में भी क्या राजनीति जायज है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नितिन भंसाली कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। नितिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदरानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी सबसे पहले चर्चा आप ही से शुरू करते हैं। क्या यही वही वक्त था जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को शुरू कर दिया जाए और जो तलवार की धार है उसे तेज कर लिया जाए, या फिर इसे बाद में भी किया जा सकता था? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है और 22 जवान शहीद हो जाते हैं, 23वां जवान एक हमारा लापता है। निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली बड़ी घटना है। वैसे ही हमारा प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है और इस समय ये नक्सली हमला होना बहुत ही निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक घटना है। आप ही के चैनल पे अभी जानकारी दी गई कि गृह मंत्री अमित शाह जी असम के दौरे से, चुनावी दौरे को छोड़कर वो दिल्ली पहुंचकर नक्सलियों से निपटने के लिए रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का नहीं होना छत्तीसगढ़ में वैसे ही एक चिंता का विषय कोरोना के समय से चल रहा है। सर शायद उसी से पहले जो खबर मैंने आपको ये भी दी थी कि मुख्यमंत्री भी आज शाम तक वापस प्रदेश पहुंच जाएंगे, वो आप देख नहीं पाए? नहीं, निश्चित रूप से मैं नहीं देख पाया और आना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी के लिए पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ होना चाहिए और वे आए और निश्चित रूप से इस बड़ी घटना से निपटने के लिए कोई रणनीति केंद्र के साथ मिलकर, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। मैं निश्चित रूप से इस घटना की निंदा करता हूं और चूंकि कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा नक्सलियों के प्रति नरम रुख अपनाए हुए रहते हैं, कहीं न कहीं नक्सलियों के प्रति नरम रुख भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस राजनीतिक दल ने झीरम घाटी हमले में अपने असंख्य
कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को खो दिया, उसका नक्सलियों के प्रति नरम रुख है। बड़ी अच्छी दलील है। मेरा तो सवाल फिर यह भी उठता है कि जब झीरम हमला हुआ, जब एसपी राजनांदगांव शहीद हुए, जब 76 जवानों की शहादत हो गई, जब सलवा जुडूम के समय लगातार आदिवासी मर रहे थे, तब तो प्रदेश में आपकी सरकार थी सर। तब कहां घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री चले गए, जो आज अगर भूपेश बघेल जी यहां होते तो पहुंच जाते? नहीं, देखिए, हमारी चाहे घटना झीरम की हुई हो, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, हमारे प्रथम पंक्ति के नेता थे, हमारे प्रदेश के नेता थे, यहाँ के माटी पुत्र थे। हमें भी उतना ही अफसोस है जितना कांग्रेस के नेताओं को। तो फिर नरम रुख कैसा सर, आपने जो सवाल खड़ा किया? नहीं, पिछले दिनों जो लगातार स्टेटमेंट आते रहे हैं, आप उन पे गौर करिए। मेरे स्टेटमेंट नहीं है, और हम तो बार बार ये बात उठाते रहे कि नक्सलियों से गोली का जवाब जब तक हम गोली से नहीं देंगे, तब तक इस क्षेत्र में अमन चैन नहीं हो सकता। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही 15 साल, नक्सली घटनाएं होती रही, वो भी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यजनक होती रही, नहीं होनी चाहिए, चाहे शासन किसी का भी हो। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमेशा सख्ती से पेश आए, और यहाँ तक कि सरगुजा में पूरी तरह नक्सलवाद को समाप्त करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, और बस्तर में भी कहीं अंकुश लगे, इस बात का वो प्रयास लगातार। लेकिन उसके बाद भी 15 साल में कुछ हो नहीं पाया ना, आज तक यही घटना है, यही दंश छत्तीसगढ़ झेलता आ रहा है। अब भले हम छवि बदलने की कोशिश में लगे हों, खैर साथ में रखें, वापस आपके पास पहुंचूंगा। नितिन बंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना, लेकिन उस पर राजनीति भी। इससे इतर मेरा सवाल ये कि कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई, कहां अब थोड़ा और सख्ती की आवश्यकता थी? नितिन जी, जवानों की शहादत को, उनके शौर्य को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। जैसा कि अभी आपने कहा कि इस पर शहादत पर जो है वो राजनीति हो रही है, ये और ज़्यादा निंदनीय बात है। अभी मैं सुंदरानी जी की बात सुन रहा था कि रमन सिंह जी बड़े ही आक्रामक रूप से इस पे काम करते थे। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है कि आप देखिए, 15 वर्षों पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सिर्फ 3 ब्लॉकों तक सीमित था, 15 वर्षों में ये 14 जिलों तक पहुंच गया। तो क्या ये नरमी दिखा रहे थे? इनकी नरमी दिखाने से ये नक्सलवाद जो है इस तेज गति से पनपा। जिस एरिया में ये घटना घटी है, मैं आपको बता दूं दीपेश जी कि 30 से 40 किलोमीटर के इस पैच में 15 वर्षों में कभी फोर्स ने वहां पर घुसने की हिम्मत नहीं की। नक्सली, हार्डकोर नक्सली हिडमा कहा जाता है जिनका नाम है, उनकी वहां पर छुपे होने की और काफी मात्रा में नक्सली वहां पर हैं, ऐसी कोई जानकारी जब फोर्स को मिली थी, तो ज्वाइंट ऑपरेशन राज्य सरकार की पुलिस का और केंद्र बटालियन का ज्वाइंट ऑपरेशन था, और वो उस ऑपरेशन के तहत नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए एम्बुश लगाकर जो जवानों को ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें मैं आपको बता दूं बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुख की बात है कि इतने जवान हमारे शहीद हुए हैं। इस मुठभेड़ में ये जानकारी भी मिल रही है कि जवानों ने अपने शौर्य का परिचय भी देते हुए इस प्रदेश की, इस देश की माटी के पुत्रों ने लगभग 10 से 12 नक्सलियों को भी मार गिराया है। ऐसी स्थिति में एकजुट होकर लड़ने का समय है ये, और इस विषय में यदि ये राजनीति करेंगे तो राजनीति में बोलने के लिए इन 15 वर्षों के शासनकाल में हमारे पास भी बहुत कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आज शाम को वे पहुंच रहे हैं कि हमारे जैसा कि सुंदरानी जी ने भी बताया और आपने भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी लगातार मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहे हैं, लगातार वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें भी जारी हैं। घायल जवानों को समुचित और बेहतर इलाज मिल सके, उसके लिए भी सरकार जो है वचनबद्ध है। कहीं पर कोई चूक का शब्द, जैसा आपने कहा, हो सकता है कहीं कोई चूक हो, इन सारी चीजों का विश्लेषण किया जा रहा है। और जिस प्रकार तेजी से बस्तर में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विकास शुरू हुआ है, ये नक्सली जो है ये विकास के विरोधी हैं, इनको इसका माकूल और करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, जवान जवाब दे भी रखे हैं। जो क्रेडिट लेने की कोशिश आपने की, मैं उस पर भी आऊंगा, एक और सवाल आपसे दागूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता देता हूं। सीआरपीएफ के सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है, 350 से ज्यादा नक्सलियों ने साजिश रची, सुरक्षा बलों के खिलाफ यह साजिश रची गई। नक्सली कमांडर हिडमा पर साजिश का आरोप है। नक्सलियों की पीएलजी आर्मी ग्रुप ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, और लगातार न्यूज 18 भी आप तक ये
पुख्ता जानकारी पहुंचा रहा है कि हिडमा की मौजूदगी वहां पर थी। हिडमा का अब जो बटालियन नंबर 1, हिडमा की कंपनी नंबर 1 और सीआरसी वहां पर मौजूद थी और उसके नेतृत्व में ये पूरा जो ऑपरेशन है वो अंजाम दिया गया। जब हमारे जवान निकले तो 3 तरफ से एम्बुश बनाया गया और 3 तरीकों से यहां पर जवानों पर हमला नक्सलियों के द्वारा किया गया। तो नितिन जी लगातार हमारे साथ बने हुए। नितिन जी, आपने जिस बात का जिक्र किया, ठीक है, पिछले 14 साल में नक्सली अब जो है वो बढ़कर प्रदेश के 14 जिलों में पहुंच गए हों, लेकिन पिछले 2 सालों में भी नक्सली घटनाएं कम नहीं हुई है। देश में जरूर कम हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना बढ़ी है। 2019 में जहां सिर्फ 263 नक्सली घटनाएं हुई थी, तो वो 2020 में बढ़कर 315 हो गई। जो शहादत 2019 में हुई थी वो 22 जवानों की थी और 2020 में वो 36 जवानों की हो गई। तो जवान तो आज भी हमारे संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, जवान संघर्ष कर रहे हैं और जवानों के साथ सरकार पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। मैंने जैसा कहा कि बस्तर में जिस प्रकार विकास हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, बस्तर में रोजगार के लिए जो जमीन अधिकृत की गई थी, उद्योगपतियों को जो इन्होंने जमीन दी थी, वो जमीनें आदिवासियों को वापस दिलवाई गई। सड़कों का जहां पर जाल बिछाने का काम बस्तर में तेजी से हो रहा है। नक्सली बौखलाहट में है। आपने कहा नक्सली हमले हुए हैं, मैं मानता हूं नक्सली हमले हुए हैं, ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इन 2 वर्षों में सर्वाधिक नक्सली मारे भी गए हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं और कुछ नक्सलियों ने, काफी मात्रा में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है राज्य सरकार की अच्छे कामों को देखते हुए। तो ये एक समझिए 2 वर्ष ही हुए हैं और 15 वर्षों तक के जो 3 ब्लॉकों से निकलकर 14 जिलों तक जो इनका नेटवर्क फैला है, इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। कामयाबी जरूर मिलेगी और हम भी यही उम्मीद करते हैं। रवि भोई जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि जी, सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह से लगातार आरोप लगता है जब भी हम पाकिस्तान पर या इस तरह से जब देश में जब वॉर की स्थिति होती है, जब इस तरह की बात निकलकर सामने आती है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने पाकिस्तान के जवानों को मार दिया, उस पर सवाल खड़े होते हैं। तो फिर यह कहा जाता है कि अगर यहां से सवाल खड़ा किया जाएगा तो वो पाकिस्तान के पक्ष में होगा। तब फिर सवाल यह खड़ा होता है कि आज अगर माओवादी घटना हुई और अगर हम हमारी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हम हमारे ही मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या यह माओवादियों के पक्ष में नहीं जाता? रवि जी देखिए दीपेश जी, माओवादी घटना की निंदा करनी चाहिए, सरकार किसी के भी हो, और इसमें सरकार की किसी की भी सरकार हो, सरकार रणनीति बनाती है, उनपे हमला करती है और हमारे फोर्स उनसे लड़ाई करते हैं। निश्चित तौर से आप जो कह रहे हैं किसी की भी सरकार हो, हम यदि इस पर इस तरह की बात करते हैं, राजनीति करते हैं, तो माओवादी के पक्ष में जाता है। और बस्तर में जब से हमें उम्मीद थी कि यदि अलग राज्य बनेगा छत्तीसगढ़, तो माओवादी पर अंकुश लगाया जाएगा और सरकार कंसंट्रेट होकर उस पर काम करेगी, फोर्स करेगी। बहुत सारे फोर्स, सेंट्रल फोर्स भी मिले, लेकिन नक्सलियों पर जिस तरह काबू पाना चाहिए था वो नहीं पाया गया। चाहे वो 15 साल की सरकार हो, चाहे 2 साल की सरकार हो, हर सरकार में यहां पर माओवादी सुरक्षा बलों पर भारी पड़ रहे हैं और हमारे जवानों की शहादत हो रही है। इस पर विचार करना चाहिए, हर दल को विचार करना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता को करना चाहिए, देश को करना चाहिए। लेकिन रवि जी, सबसे पहले सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर हमारे 2000 से ज्यादा जवान जिस ऑपरेशन पर निकल रखे हैं, उसकी पल पल की इनपुट नक्सलियों के पास है, माओवादियों के पास है, और जवानों के पहुंचने से पहले अगर वो 3 एम्बुश लगा लेते हैं, 3 तरीके से हमले की उनकी तैयारी रहती है, तो फिर कहां कमी नजर आती है आपको? देखिए दीपेश जी, सबसे बड़ी समस्या बस्तर में हमारे साथ हो रही, हम वहां पे जो लोकल लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, ये लगातार एक कमी है। पिछले 20 साल से यही बात हम कर रहे हैं कि जो हमें वहां के लोगों का फेथ होना चाहिए नहीं है, वो नक्सलियों के साथ ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इसका हमें अध्ययन करना चाहिए और उसका हल निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल, हल निकाला जाना चाहिए। बंसाली जी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि जी साथ में रहे, वापस आपके पास लौटता हूं। बंसाली जी, जिस बात की तरफ इशारा रवि जी कर रहे हैं, सवाल यही कि क्या पिछले 2 से 3 सालों में अभी भी हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं कि हम बस्तर या क्षेत्र और जो नक्सल प्रभावित एरिया के वहां के आदिवासियों को अपनी बातों में मनवा लें, अपने तरफ उन्हें आकर्षित कर लें, अपनी योजनाओं के जरिए कम से कम वो हमारी बातों को सुनना समझना शुरू कर दें? क्या अभी भी कमी है उसकी?
बिल्कुल कोई कमी नहीं है। यही तो वजह है, जब विकास बस्तर में पहुंच रहा है, जब शिक्षा बस्तर में पहुंच रही, जब रोजगार बस्तर में पहुंच रहा है, जब आदिवासियों को उनके हक दिलाने की बात हो रही, तभी तो ये नक्सली इतनी बौखलाहट में ये सब चीजें कर रहे हैं। 2 वर्ष हुए हैं। मैं ये सोचता हूं कि हमारे घोषणा पत्र में भी नक्सलवाद पर लगाम लगने की बात कही गई थी। निश्चित तौर पर अंतिम छोर पर बैठे उस आदिवासी को जिस दिन राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही उसका लाभ उन तक पहुंचेगा, निश्चित तौर पर विश्वास जो है हम जीतेंगे, और विश्वास हमने जीता भी है। आप देखिए बस्तर में पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत फर्क है। कैसा विश्वास जीता? जो हाल ही में सदन में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि नक्सल क्षेत्रों में छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल नक्सली कर रहे हैं आदिवासियों के इनपुट लेने के लिए। फिर कहां हम अपने आप में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ये समस्या जो है, मैंने कहा कोई भी बीमारी यदि 1 या 2 दिन की हो तो उसको ठीक होने में कोई घाव को ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन 15 वर्षों तक कोई घाव बन जाए वो नासूर हो जाता है। उस नासूर को ठीक करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। मैंने कहा करारा और माकूल जवाब मिलेगा, और हमारी जो ऑपरेशन है नक्सलियों के खिलाफ ये और तेज होगा, और विकास के विरोधी ये नक्सली, इनको हम ये चैलेंज करते हैं कि वे यदि बोली की भाषा नहीं समझ रहे हैं तो गोली खाने के लिए वो निश्चित तौर पर तैयार रहे। सरकार हर मोर्चे पर जवानों के साथ खड़ी है, फोर्स के साथ खड़ी है। हमारा मूल उद्देश्य है आदिवासियों को उनका हक मिले, बस्तर के कोने कोने तक के विकास पहुंचे और नक्सलवादियों को खदेड़ना, ये हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल, साथ में रखें। श्रीचंद सुंदरानी जी भी लगातार हमारे साथ हैं। सुंदरानी जी, सवाल तो खड़ा हो गया कि आखिर मुख्यमंत्री कहां हैं, लेकिन कहां हैं 8 सांसद? कहां हैं मंत्री रेणुका जी? कहां कोई बीजेपी का प्रतिनिधि अस्पताल पहुंचा उन घायल जवानों का हालचाल जानने? पिछले दिनों एक घटना हुई, इसी महीने में एक घटना हुई, 5 जवान शहीद हुए थे और कुछ जवान घायल हुए थे। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में धर्मलाल कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे लोग, ब्रिजमोहन जी, मैं स्वयं था उसमें, जवानों से मिलने के लिए पहुंचे। निश्चित पिछले वाले के लिए तो सैल्यूट है सर, हमारे लोग पिछले वाले के लिए सैल्यूट है। आप तो जब एमएलए थे तब भी आप इतने एक्टिव रहते थे कि आपके क्षेत्र के अस्पतालों में आप बिल्कुल पहुंचते थे, वहां की व्यवस्थाओं को देखते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो जवानों के हालचाल जानने के लिए कोई बीजेपी का नेता नहीं पहुंचा? नहीं, निश्चित रूप से स्थानीय नेता हमारे पहुंचे हैं, और पल पल की खबर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी और सारे पदाधिकारी पल पल की खबर से जुड़े हुए हैं। जी चलिए, साथ में रखें। मैं आपके पास वापस लौटता हूं। रवि जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी जुड़ चुके हैं। सर, कोई बड़ी इनपुट आपके पास को वो, उसके अलावा सवाल ये कि क्या इस तरह के मसलों पर राजनीति जायज है? छत्तीसगढ़ के ऑपरेशनल विभाग जो है, दोनों मिलकर काम शुरू कर दिए हैं। ये बात जरूर है कि इंटेलिजेंस इनपुट थी, इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह ऑपरेशन हुआ। जरूरी नहीं है हर ऑपरेशन पे आपको सक्सेस मिले। एक बात सीआरपीएफ डीजी ने भी स्वीकार की, जब अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, उनकी अंदर से जानकारी जो एक्सक्लूसिव मिल रही है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से माओवादियों ने अपनी रणनीति को परिवर्तन कर दी है, उस तरह हम भी अपने रणनीति को परिवर्तन करना चाहिए। यानी कि माओवादियों का सतत रणनीति चेंज हो रहा है, एक फॉर्मूले पे वो स्टिक नहीं कर रहे हैं। और वही बात अब जो सीआरपीएफ के है या छत्तीसगढ़ पुलिस है, दोनों के फोर्स को भी बराबरी में अपने रणनीति को हर वक्त तैयार करना चाहिए। वैसे फौज में एक बात कही जाती है, जंगे मैदान में आप देख लेना क्या कर सकते हो। सारी रणनीति के साथ एक रणनीति ये भी होती है, उस वक्त की वहाँ की परिस्थिति क्या है उसी के आधार पर बनाए। लेकिन जो ऑपरेशन माओवादी ऑपरेशन हेड है, डीजी है अशोक जुनेजा ने, उन्होंने न्यूज़ 18 से कहा है, हम स्ट्राइक बैक करेंगे, हम उसी हिसाब से और ज़्यादा मजबूत होकर उन पे हमला करेंगे और ये जो शहादत हुई है इसका बदला लेंगे। यानी कि नए सिरे से
फिर से रणनीति बनाने की बात हो रही है। निश्चित रूप से राजनीति अपनी जगह पर है। चाहे सुंदरानी जी जब 15 साल सत्ता में थे तब वो डिफेंसिव थे जब भी कोई इस तरह की घटना हो, और दूसरी तरफ आज कांग्रेस को यही सवाल पूछा जा रहा है तो कांग्रेस के नेता जरूर है डिफेंसिव हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है, रणनीति को परिवर्तन करने की जरूरत है और उसके लिए हम कितने तैयार हैं ये देखना होगा, और पॉलिटिकल विल कितनी है ये भी मायने रखता है। बिल्कुल होता जी, जब लगातार रणनीति नक्सलियों की परिवर्तित को रखी है, वो दिन प्रतिदिन अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, क्या उस लिहाज से हमारी कोई कमी नजर आती है कि उस स्पीड के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाते? देखिए, सरकार और माओवादियों में एक चीज़ की फ़र्क है। सरकार में बहुत सारे चीज़ें अधिकारी तक जाते हैं, नीचे से एसपी एक बात कहते हैं, या ऑपरेशनल डीएसपी जो सबसे नीचे रहता है वो अपने एसपी को बताएगा, एसपी आईजी को बताएगा, आईजी ऊपर बताएगा, स्पेशल डीजी को बताएगा या और किसी को बताएगा, डीजी को जाएगा, मुख्यमंत्री से या गृह मंत्री से सलाह लेंगे। इतनी सारी बातें होती है, बीच में कोई घटना हो जाए फिर नए सिरे से नीचे से शुरू होती है। लेकिन माओवादी ऐसा नहीं करते हैं। पहले जैसे हमने कल आप और हम बात भी कर रहे थे, पहले गर्मियों के मौसम में कोई किस्म का हमला नहीं होता था, क्योंकि पतझड़ के मौसम में दूर तक दिखता है जंगल में। जो जंगल को समझते हैं वो समझते हैं कि जंगल से बड़ा और छल का जगह कोई नहीं है। इसीलिए जो सर्द के मौसम के बाद जब पतझड़ और गर्मी रहती है तो पतझड़ हो जाता है, दूर तक दिखता है, तो माओवादी उस वक्त अंदर चले जाते थे। लेकिन पिछले कुछ साल में कुछ समय से यही देखने को मिल रहा है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा हमला होता है और उसको लेकर रणनीति परिवर्तन करने की भी जरूरत है। और साथ ही सैटेलाइट और जो अनमेंड एरियल व्हीकल है या जिसको आम बोलचाल में ड्रोन कहा जाता है, वो क्या मदद कर सकती है इसको भी देखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इससे इतर एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, नितिन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन जी, अब आप तक का शायद अगर ये इन्फॉर्मेशन है नहीं है, मेरा सवाल ये है और फिर इसके बाद मैं रवि जी के भी पास जाऊंगा। सवाल ये कि जब 2000 से ज्यादा जवान ऑपरेशन पर निकल रहे थे, पुख्ता इनपुट था कि हिडमा उस क्षेत्र में मौजूद है, बटालियन नंबर 1 उसके साथ है, कंपनी नंबर 1 उसके साथ है, सीआरसी उसके साथ है, जब ये तमाम जानकारियां थी और हमारे 2000 से ज्यादा जवान जब वहां के लिए निकल रहे थे, तो क्या जो कमांड होनी चाहिए थी, पल पल की अपडेट जो जिम्मेदारों तक पहुंचनी चाहिए थी, क्या वो पहुंच रही थी? क्या उसके लिए पूरी प्लानिंग थी? देखिए, घटना के बाद इसी विषय में सारी बैठकें लगातार हो रही है। शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी भी रायपुर आ जाएंगे। इन बैठकों के बाद ये चीज निकलकर सामने आएगी कि इसमें यदि कहीं कोई चूक हुई या क्या हुआ, उस विषय में शायद उस समय ही ये बताना मुझे लगता है उचित होगा। जब 2000 की संख्या में जब जवान निकले होंगे तो ये बात तो तय है कि उन्होंने भी कोई रणनीति बनाई होगी और बेहतर रणनीति बनाई होगी और बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये ऑपरेशन को चलाने के लिए वो निकले होंगे। लेकिन ये जो एक अकस्मात हुआ, ये जो एक कायराना हरकत नक्सलियों की जो हुई है, इसमें कहां पर चूक हुई है ये देखना भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस चूक के विषय में, रणनीति बदलने के विषय में, नई रणनीति बनाने के विषय में लगातार अधिकारियों की बैठकें भी चल रही हैं। इसमें शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ जाएंगे, तो इस विषय पर बिल्कुल और ज्यादा बैठक के बाद स्पष्ट होगा। क्या हम कोई सेकंड प्लान लेकर के चल रखे थे? क्या कोई वैकल्पिक हमारा प्लान था? यह भी एक सवाल खड़ा होता है। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, 2010 का अगर ताड़मेटला देख लिया जाए या फिर 2020 का मिनपा देख लिया जाए, यह 2021 की शुरुआत में हुआ, कल जो हमला है वो भी लगभग कुछ इसी तरह का दिखाई देता है। कैसे देखते हैं नक्सलियों की इस लगातार बदलती स्ट्रेटेजी को? देखिए दीपेश जी, नक्सली बार बार अपनी रणनीति बदलते हैं, वो तो साफ हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि नक्सली पुलिस को उलझाते हैं और सरकार को उलझाते हैं। पहले आप देखें 17 मार्च को नक्सलियों ने शांति प्रस्ताव भेजा और उसमें हम बहस करने लग गए कि हमें क्या करना है, बात करना है, क्या करना है। हमको तो एक रणनीति तय करनी पड़ेगी कि हम नक्सलियों से क्या रणनीति अपनाया जाए, क्या उनसे बात करें या सीधे वार करें। यदि जब हमारी मंशा बात करना है तो ऐसे ऑपरेशन हमें नहीं करने चाहिए, और यदि हमें बात नहीं करनी है तो सीधा ऑपरेशन करें और उनको ये करना चाहिए, जहां जहां घुस के मारने की योजना तैयार करनी चाहिए, उस पर ही काम करना चाहिए। ये किसी की भी सरकार हो, एक स्पष्ट नीति पर चलेंगे तब हम नक्सलियों पर काबू
कर पाएंगे। नहीं तो हमारी जो रणनीति होती है वो रणनीति नक्सलियों तक पहुंच जाती है और कहीं ना कहीं हमारे जवान बिल्कुल, और यही कल भी होता हुआ नजर आया कि स्ट्रेटेजी जो हमारी थी वो नक्सलियों तक पहुंची और उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कि हमारे 22 जवान आज हमारे बीच नहीं हैं। होता जी एक सवाल वही जो मैं भंसाली जी से समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा पुख्ता इंफॉर्मेशन रहती है। सर्जिकल स्ट्राइक अगर होती है तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तमाम उस काम में लगे हुए रहते हैं, पल पल की इनपुट जो है वो पीएमओ तक पहुंचती है। लेकिन जब 2000 जवान हमारे नक्सलियों से सामना करने के लिए निकल रहे हैं तो क्या उसकी पल पल की जानकारी गृह मंत्रालय तक पहुंच रही थी? एग्जाम्पल के साथ दूंगा, बस्तर में, दंतेवाड़ा में कई ऐसे कैंप हैं, उसके सामने जब राशन लेकर ट्रक जाती है तो कैंप से 200 मीटर के दूरी पर कैंप पे जो राशन लेने के लिए जो जाती है गाड़ी, उसको रोक देते हैं माओवादी और सारे राशन उतार देते हैं। ये स्थिति है यहाँ पे। तो स्थिति एक ज़माने में ऐसी थी कि सीआरपीएफ ने लिखा था चिट्ठी कि कैंप की सुरक्षा के लिए हमको अतिरिक्त फोर्स दिया जाए। अब जब सुरक्षा बल ही सुरक्षा मांगे तो फिर कौन किसको सुरक्षा दे, एक सवाल। दूसरी बात मैं नितिन जी से जानना चाहता हूँ, बार बार ये बात उठ रही है, 2000 फोर्स थे, निश्चित रूप से 2005 एग्जैक्ट संख्या थी जो तर्रेम से निकली थी, जिसके साथ मुठभेड़ हुआ, उस पे 707 जवान थे। बड़ी सवाल, क्या संख्या बल जरूरी है या सही रणनीति जरूरी है? जैसा कि कहा गया कि जवान 2000 जैसा आपने आंकड़ा बताया, उस संख्या में नक्सलियों पर अटैक करने के लिए निकले तो डेफिनेटली उन्होंने रणनीति बनाई होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उन्होंने रणनीति नहीं बनाई होगी और बेहतरीन रणनीति बनाई होगी। लेकिन इसमें मैंने जैसा कि शुरू में भी कहा कि इस रणनीति में कहीं कोई चूक हुई होगी तो उस चूक के बारे में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें चल रही है और आक्रामक तरीके से हम इनके खिलाफ किस तरीके से ऑपरेशन चलाएं इस विषय पर। जी नहीं, ठीक है। जब ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अमेरिका ने कोई एक बटालियन फोर्स नहीं भेजा था, वो कमांडो ही थे जो बहुत मुट्ठी भर के थे, और जब वो एक्सपोज्ड हो गए, उनका अपना ही हेलीकॉप्टर जब क्रैश होने लगा तो उसको भी उन्होंने ब्लास्ट पर उड़ा दिए थे। ये होती है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस या स्ट्रेटेजी या रणनीति। आप इतनी बड़ी फोर्स को लेकर जब जाते हैं जंगल में तो जाहिर है सबको पता रहता है कि कोई माओवादियों के खिलाफ कोई बड़ी अंजाम होगी, तभी तो आप इतनी भारी मात्रा में 2000 फोर्स को जंगल में उतार रहे हैं। तो जो एक सरप्राइज एलिमेंट होती है जब भी आप स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जैसे जिस तरह की दीपेश जी बोल रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर घुस के करे या म्यांमार में करे या कहीं पे भी करे, एक एलिमेंट होता है सरप्राइज की। सामने वाला जानने से पहले, उसको चौंकने से पहले आप उस पर प्रहार कीजिए ताकि वो तैयार होने के लिए मौका ना मिले, और उससे सक्सेस रेट ज़्यादा रहती है। इस घटना में जब आप अलग अलग 5-7 जगह से फोर्स का मूवमेंट कराते हैं, कहीं से सबसे कम था 200 और सबसे ज़्यादा था 707, तो आप जब अलग अलग फोर्स को अलग अलग 7 जगह से मूवमेंट कराते हैं, सबको पता चलता है कि कोई बड़ी ऑपरेशन की तैयारी में है। ये जानकारी तो माओवादी तक भी पहुंचेगी। देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा आदरणीय प्रकाश भैया कि जब रणनीति बनी होगी तो रणनीति बेहतरीन अंजाम देने के लिए, माकूल जवाब देने के लिए ही बनी होगी। अब इसमें चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई चूक होगी या कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो जहां पर कहीं कोई, जैसे कई मुखबिर भी ग्रामीण अंचलों में इनके नक्सलियों के रहते हैं या घूमते फिरते रहते हैं जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, कहीं चूक हुई होगी। इन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए लगातार पूरा अमला जो है, ठीक है, पुलिस का, सीआरपीएफ का, वो लगातार उनकी बैठकें भी हो रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी शाम को आ रहे हैं, तो नए सिरे से बेहतरीन रणनीति बनाकर माकूल और करारा जवाब देने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है इनको। बिल्कुल। भोई साहब, रवि भोई जी होता जी भोई साहब, हमने पहले भी कई बार इस बात को लेकर चर्चा की है, न्यूज़ 18 ने खबरें भी दिखाई है कि छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के बीच में तालमेल का अभाव दिखा है। हमने झीरम में भी देखे, हमने मदनवाड़ा में भी देखे, हमने तारमेटला होने के बाद आरोप भी लगाए सीआरपीएफ ने कि जो हमको बैकअप मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है।
इस घटना में भी क्या इसको भी उसी तर्ज पे देखा जाए? कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट थी सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के बीच में, जो एक साथ होकर काम करना चाहिए वो नहीं हो पाया। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा, 3 बटालियन वहाँ पे अलग अलग के थे। एसटीएफ और डीआरजी अक्सर एक साथ काम करते हैं, डीआरजी और कोबरा एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक साथ तीनों का काम करना बहुत कम होता है। क्या तालमेल का भी अभाव रहा, जिसके कारण आज जो कल की घटना थी उसमें डीआरजी के 8 जवान, एसटीएफ के 6 जवान, और उस पर यह भी बात आ रही है कि कोबरा बटालियन के भी 7 जवान शहीद होने की बात आ रही है। क्या ये तालमेल का अभाव के कारण हुआ बोई साहब? देखिए होता जी, तालमेल की कमी तो हमेशा फोर्स में दिखाई दे रही है। हमें जिस तरह से आंध्र प्रदेश ने ग्रोहॉर्न फोर्स बनाया नक्सलियों से लड़ने के लिए, तो एक छत्तीसगढ़ में इस तरह का फोर्स बनाना चाहिए और चुने हुए जो जवान हैं, जो एक्सपर्ट हैं नक्सलियों से लड़ने के लिए, उनका एक बटालियन बनना चाहिए, उन्हीं को ऑपरेशंस भेजना चाहिए। लगातार ये बातें सामने आ रही है कि सीआरपीएफ या फिर डीआरजी या कोबरा बटालियन आपस में तालमेल नहीं हो रहा है। कहीं भी ये लगता है कि नक्सली पीछे, सीआरपीएफ के जवानों को बैकअप नहीं मिल पाया या डीआरजी वालों ने सहयोग नहीं किया। ये बातें तो हमेशा उठती रही है, लेकिन अब जब इतनी घटनाएं हो चुकी हैं तो सरकार को और पुलिस के जो शीर्ष स्तर के लोग हैं या केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पर नए सिरे से विचार करना होगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं ये भी ऐड करना चाह रहा हूं, जब मिक्स यूनिट, एक सेकंड दीपेश जी, एक सेकंड जी दीपेश जी, एक सेकंड खाली। भोई साहब, कुछ साल पहले ये भी जानकारी आई थी कि सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ से, सरकार की जो छत्तीसगढ़ की इंटेलिजेंस है, एसआईबी है, स्पेशल इंटेलिजेंस जो उनका यूनिट था, उनसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है करके सीआरपीएफ खुद से अपनी इंटेलिजेंस यूनिट डेवलप की थी। तो क्या उनको इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिल पाई कि जितने संख्या में वो निकले हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा वहाँ पे माओवादियों की तैयारी है? क्योंकि वहाँ पे सीआरसी था, वहाँ पे बटालियन का भी पलटन थी, वहाँ पे कंपनी नंबर 1 के लड़ाकू थे, लोकल गुरिल्ला स्क्वाड था, जन मिलिशिया थी, सभी लोग उसी एक जगह पे मौजूद थे। तो कैसे उसको देखते हैं बोई साहब? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि एक कंबाइंड फोर्स बनाना चाहिए और जो नक्सली हैं वो सब मिलकर, चाहे जन मिलिशिया हो चाहे उनका कमांडर हो, सब एक साथ एक ही लाइन पे चलते हैं। कहीं ना कहीं हमारा फोर्स का जो मूवमेंट होता है उनको पूरा मिलता है और हमारा फोर्स है आपस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हमको रणनीति बनानी चाहिए और हमको यदि नक्सलियों पर जीत प्राप्त करनी होगी तो हमको नए सिरे से, और एक कंबाइंड फोर्स जब तक नहीं होगा, वो भी सभी हथियारों से लेस, तब तक हम यही बात करते रहेंगे कि हमारी कई तरह की चूक हो गई। इसलिए कई बार सवाल उठते रहे कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहे कि पुलिस में भी सीआरपीएफ में भी, तो इंटेलिजेंस का इनपुट को भी लेकर झगड़े सामने आते रहे। तो इस तरह के जब तक चीजों को टालेंगे तो एक फोर्स जब तक होगा तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। होता जी, जिस सामंजस्य की कमी का जिक्र आप कर रहे थे, उसी में एक चीज और मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब मिक्स कंपनियां रवाना होती हैं तो क्या ईगो क्लैशेस भी होते हैं? निश्चित रूप से बहुत कॉमन बात है। ये एक बार वीडियो भी सरफेस हुआ था, हमने न्यूज़ 18 में वो खबरें भी चली थी कि जो सीआरपीएफ है वो बाकी लोगों को कम आंकते हैं, बोलते हैं हम प्रोफेशनल फोर्स हैं, हम ज़्यादा बेहतर ट्रेंड है। लेकिन जब डीआरजी की बात आती है, जो सरेंडर नक्सलाइट होते हैं या बाकी लोग होते हैं, उनसे मिला के जो डीआरजी की बटालियन या फोर्स बनाई गई है, वो कहते हैं हम जानते हैं माओवादी कैसे लड़ते हैं, तो उन्हीं की रणनीति से उन्हीं को मात देने का हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन जो कमांड कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसे ताड़ मेटला हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट फोर्स का एक जवान था और 75 जवान सीआरपीएफ के थे और उसी में वो फंसे, क्योंकि लोकल लैंग्वेज एक बैरियर है। जो लोग फोर्स आते हैं बाहर से है, स्थानीय से हैं, वो एक दिक्कत होता है। जो वहाँ का लोकल होता है उसको पता होता है फोर्स का मूवमेंट क्या है, माओवादियों का मूवमेंट क्या है, वो इस वक्त कहाँ पे है, क्या सोच रहे हैं, कहाँ मीटिंग हुई है।
उनके रिश्तेदार हैं, नाते हैं, सब लोग वहीं पे हैं, वो जानकारी मिल जाती है। कई बार जब घटना होता है तो डीआरजी के जवान इसीलिए भी बच जाते हैं क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज जानते हैं, हल्बी जानते हैं, गोंडी जानते हैं, माड़िया, वो उसी संप्रदाय से भी लोग रहते हैं, उनको पता होता है कहाँ छुपना है या कहाँ से बचना है। ये बहुत ज़रूरी होती है। तालमेल के साथ साथ ये भी एक है क्योंकि ईगो जब आता है तो कमांड कंट्रोल सिस्टम पे ये बड़ा दिक्कत होता है। और ये बेहतर ये बात कही गई है, जो कमांडर होता है, जो मुखिया होता है, वो अपने पलटन के, अपने लोगों के खूबियां जाननी चाहिए, ना कि खामियां। आप जब खामियां ढूंढने लगेंगे तो हर एक में कुछ ना कुछ खामियां दिखेंगे, लेकिन जब आप खूबियां ढूंढेंगे तो आप उसी हिसाब से उन फोर्स को, अपने साथियों को, अपने टोली को आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। एक चीज और बता दूं मैं, एक बड़ा अजीब चीज लगेगा आपको दीपेश, अगर माओवादियों को किसी एक टोली को चार्ज दिया जाता है एम्बुश करने के लिए, किसी गाड़ी को उड़ाने के लिए, अगर वो गाड़ी उड़ाने में अक्षम होते हैं तो उसको डिमोशन कर दिया जाता है, पदावदन कर दिया जाता है, पद से नीचे ले आते हैं, और अगर सक्सेस होता है तो उसको प्रमोशन भी देते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर आप इंसेंटिव की बात कही नहीं है। अगर चूक हुई तो जवाबदारी तय नहीं हो पाती। आज ये जरूर है खामियां ढूंढने की ये समय नहीं है क्योंकि जंगल में अभी भी हमारे फोर्स हैं, लेकिन पहले इतने जीरम में कौन जिम्मेदार था, आज तक सामने नहीं आया। मदनवाड़ा में वीके चौबे शहीद हुए, एसपी राजनांदगांव, आज तक सामने नहीं आया। अगर गरियाबंद में ब्लास्ट हुआ, कौन जिम्मेदार है, सामने नहीं आया। जो पवार थे, राजेश पवार, जो डीएसपी थे, गरियाबंद के एडिशनल एसपी थे, और उनको और उनके साथ उनके सारे साथियों को माओवादियों ने भून लिया था। वो उड़ीसा के बॉर्डर क्रॉस किए थे और उसका भी डिटेल आज तक पता नहीं चला। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक नहीं, कई घटनाएं हैं। जब तक आप जवाबदारी तय नहीं करेंगे, और एक बात मैं और बता दूं, इस पे सुंदरानी जी चाहें तो जवाब दे सकते हैं। मानपुर थाना जिसके कारण लूटा, छत्तीसगढ़ में जो थाना लूटे थे उसमें एक मानपुर था, एक गिदम था और एक थी भटगांव की। इस थाना जब लूटा, आज तक 15 साल इनकी भी सत्ता रही, किसी के ऊपर कार्रवाई हुई क्या? उस वक्त के तत्कालीन एडिशनल डीजी रहे, माओवादी के ऑपरेशन के मुखिया रहे, गिरधारी नायक ने किसी बड़े अधिकारी के बारे में चिट्ठी लिख कर दी थी। इसके रहते जो लूटी है, थाना लूटी है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्यों कार्रवाई नहीं की गई मुख्यालय द्वारा, क्यों नहीं की गई मंत्रालय द्वारा? और ये भी एक बड़ी कारण है। क्या सुंदरानी जी के पास कोई जवाब है इसका? कोई भी हो, कार्रवाई क्यों तय नहीं की उनके 15 साल में, तो आज ये इनके 2.5 साल को क्यों बार बार उठा रहा है? सुंदरानी जी, आपने खुद ही कहा, और भोई जी भी इस बात को कह रहे थे कि नक्सलियों के निर्णय नक्सली कर लेते हैं, लेकिन प्रशासनिक निर्णय, शासन के निर्णय कई दौर, कई ऊपर नीचे से ऊपर तक जाते हैं। कई बार जांचें होती है, जांच में कोई दोषी पाया जाता, कभी कोई दोषी नहीं पाया जाता। कार्रवाई कभी होती है, कभी नहीं होती है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इसके लिए हम किसी शासन को दोष के कटघरे में खड़ा करते संभव नहीं है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रकट नहीं करता क्या सुंदरानी जी? नहीं, इच्छा शक्ति तो हमेशा डॉक्टर रमन सिंह जी की मजबूत रही है। उसी से तो सरगुजा पूरी तरह से सफाया नक्सलवाद का किया ना, और कहीं ना कहीं बस्तर पे भी उनका बड़ा फोकस। बीके मराबी को गोली भी तो सरगुजा में लगी। सुंदरानी जी, बीके मराबी आईजी एकदम क्लोज रेंज से सरगुजा के उस वक्त के गृह मंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी में गोली लगी। उनका बॉडीगार्ड कहां भाग गया था, उनकी जो गाड़ी थी कहां भाग गई थी, और उस पर किस पर कार्रवाई हुई? अगर सरगुजा में माओवादी खत्म हो गया था। जी जी नहीं, देखिए, उसके बाद जो लगातार सरगुजा में ऑपरेशन हुए, और वही कारण रहा कि आज सरगुजा पूरी तरह से लगता है जी। हमारी सरकार
कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, शायद उनसे बात अब ठीक से हो नहीं पा रही है, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस लौटूंगा, लेकिन नितिन जी सवाल यही है कि जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति का जिक्र हो रहा है, जो सवाल सुंदरानी जी से हुता जी ने पूछा है, क्या वही सवाल ये भी है कि क्या इन तमाम जो घटनाएं पिछले 3 सालों में हुई हैं, जो बड़ी हैं, उन पर क्या अब ये विचार विमर्श और तेज होगा कि कहां कमी रही, कहां सुधार की और आवश्यकता है? भंसाली जी। बिल्कुल, कमी जो रहेगी उसको ठीक किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि और आक्रामक तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिस रणनीति पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ये तय है। इस विषय में लगातार मीटिंगें जारी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार बस्तर में विकास की गंगा बह रही है, जिस प्रकार विकास आदिवासियों के घरों तक, कोने कोने तक, उस छोर तक पहुंच रहा है, इसकी बौखलाहट में नक्सलियों ने जो ये वारदात की है, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, इसका माकूल और करारा जवाब दिया जाएगा। आप देखिए, राजनीतिक चर्चा करेंगे तो ये डिबेट 1 घंटा खींच सकता हूं। 15 सालों के, एक साल के आपके शासनकाल की नक्सलियों की रिपोर्ट में आपको दे सकता हूं, आपके पास जवाब नहीं होगा, आप निरुत्तर हो जाएंगे सुंदरानी जी इस विषय में। हमने, हमारे नेताओं ने अरे हमारे भी नेता शहीद हुए, हमारे भी नेता शहीद हुए। देखिए ये राजनीतिक विषय ये वक्त नहीं है। सुंदरानी जी और बंसाली जी, रोकना चाहूंगा, ये कतई वक्त नहीं है जो राजनीति इस पर की जाए। सुंदरानी जी, मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि अब सरकार जो भी स्ट्रेटेजी बनाएगी, क्या उसमें विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहभागिता रहेगी कि हम आपके साथ हैं, 15 साल का हमारा अनुभव है, हम और आपके साथ मिलकर 3 साल की सरकार के साथ आगे बढ़ते हैं और नक्सली को खात्मा कर देंगे प्रदेश से? क्या ऐसी स्ट्रेटेजी होगी? साथ देंगे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल होने के नाते नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में सरकार जिस मोर्चे पे जहां कहां रहेगी सर? जब शांति वार्ता का प्रस्ताव आता है तब तो सवाल खड़े होने लगते हैं, फिर कैसा साथ, कैसी अब सहयोगिता? लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, कम्युनिकेशन गैप है शायद। रवि जी, मेरा सवाल ये उठ रहा है, जिस बात का जिक्र हुता जी ने किया, कमांड कंट्रोल सिस्टम, क्या वाकई में वो नजर आता है या फिर वो रहता किसी और के हाथ में है और जवान फील्ड पर 2-2 हाथ करते रहते हैं? ये बात सही है दीपेश जी, कमांड कंट्रोल किसी के पास रहता है, क्योंकि सिस्टम है, स्टेट में किसी आईपीएस अधिकारी के पास कमांड कंट्रोल रहेगा और सीआरपीएफ दूसरे को कमांड करते हैं और पुलिस बीएसएफ के लोग दूसरे को कमांड करते हैं। तो इसके कारण बड़ी दिक्कत होती है। तो एक कमांड फोर्स जो करे सिर्फ नक्सलियों के ऑपरेशंस के लिए एक बनानी चाहिए, वही कमांड करे और उसमें सीआरपीएफ के लें, डीआरजी के लोग लें या लोकल लोगों को करें जो उनकी भाषा समझें, उनकी रणनीति को जाने। उनका एक पूरा बटालियन होना चाहिए और उन्हीं को इस तरह के ऑपरेशंस में लगाए जाने चाहिए, जिससे तालमेल की कमी या इनपुट की कमी, ये सब समस्या का समाधान हो सकेगा। जी बिल्कुल होता जी, लेकिन मेरा इससे इतर एक सवाल ये भी है कि जब भी इस तरह से माओवादी हमला होता है, घटना होती है, हमारे जवानों की शहादत होती है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने लगती है, उसके बाद क्या एकाएक फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है कि हमारे जवान तैनात क्या, वो नक्सलियों से 2-2 हाथ कर रखेंगे और फिर अब देखेंगे आगे कभी कुछ होगा? क्या इस तरह की स्ट्रेटेजियां रहती हैं? आज कल माओवादियों की घटना हुई, 2 दिन तक रहेंगे, वीआईपी मूवमेंट रहेगा। आज मुख्यमंत्री आएंगे, हो सकता है श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली से भी कोई बड़ा आदमी आ जाए, लेकिन उसके 2 दिन बाद हम देखेंगे कि जो लॉकडाउन लग रहा है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी काम में पुलिस फोर्स को लगा दिया जाएगा, अधिकारी भी इसी में उलझ जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके माओवादियों के जो एक देखिए क्या होता है, फोर्स 2 किस्म के होते हैं, एक होता है मिलिट्री पुलिस, एक होता है सिविल पुलिस। सिविल पुलिस यानी कि हमारे जो थाना रहता है और थाने के जो सिपाही रहते हैं वो सिविल पुलिस कहलाते हैं, और जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो मिलिट्री पुलिस होती है, जिसको अंग्रेजी में आम बोलचाल में रिजर्व पुलिस भी कहते हैं। बेसिकली उसका काम होता है दूसरा टाइप का। लेकिन जब आप रिजर्व फोर्स को भी इस तरह काम पे लगाएंगे, सामरिक पुलिस को भी जब आप सिविल पुलिस में लगाएंगे, तो फिर अंजाम आप समझ सकते हैं। ये दिक्कत है, फोर्स की कमी तो रहती ही है।
दोनों इस बात को लेके जवाब देना चाहे तो आप पूछ लीजिए। छत्तीसगढ़ में माओवादियों की यहाँ पे बोलबाला है, माओवादियों का समानांतर नहीं, कई जगह पे उन्हीं की सरकार है। कश्मीर में जब दिक्कत हुआ, छत्तीसगढ़ से फोर्स को विड्रॉ कर दिया गया और यही से फोर्स को कश्मीर भेज दिया गया था। वो फोर्स कितने दिन तक रही? और वो जो जितने भी बड़ी संख्या में, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि रणनीति कभी कैमरे के सामने डिस्कशन नहीं होती है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ से फोर्स गई थी कश्मीर, कितने दिनों बाद आई और जितनी गई थी उतनी वापस आई क्या? बिल्कुल, ये अगर नहीं आई है सवाल रहते तो बीजेपी वाले ये बात क्यों जी कि लगातार अगर इस तरह की स्थितियां हैं और फिर हमारे जवानों की कैजुअलिटी होती है, तब फिर हर बार ये सवाल खड़ा होता है कि क्यों जो रहना चाहिए वो नहीं मिलता है। और इस वक्त गृह मंत्री क्या कुछ कहने सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी प्रचार और चूंकि निकल गए और छत्तीसगढ़ पे हुए इस नक्सली हमले को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बातचीत के लिए आप लोगों ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।